नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने आरो यारों की तैयारी में, अपनी भरपूर मेहनत का साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास हमारी खिलजी वंश सल्तनत काल कल से स्टार्ट हो गया। सल्तनत काल का कल गुलाम वंश मैंने करवा दिया था, गुलाम वंश हो गया। गुलाम वंश के बाद थोड़ी तकनीकी दिक्कत चल रही है, तो इस वजह से थोड़ी क्लासेस आपको लेट या कभी कभी एक दिन में 2 क्लासेस या उस चक्कर में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। 1-2 दिन में सब दिक्कतों का समाधान हो जाएगा साथियों, तो आप बेफिक्र होकर तैयारी में लगे रहिए। तो साथियों, हम आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं खिलजी वंश है। तो खिलजी वंश पे अगर हम सबसे पहले अगर दिक्कत वो करें, जब हमने स्टार्ट किया था कि खिलजी वंश या कोई भी वंश अगर हमने सबसे पहले अगर पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं, जो हमारी अप्रोच थी, तो सबसे पहले हमें देखना होता है साथियों कि उसका संस्थापक कौन था। संस्थापक तो साथियों खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और मैंने आपको बताया था कि बलबन के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे उनका जलालुद्दीन खिलजी, उनका कह सकते हैं कि सेना नायक या कह सकते हैं अंगरक्षक था। उसी ने उसकी हत्या की, अंतिम जो गुलाम वंश का जो शासक था उसकी। उसके बाद खिलजी वंश की नींव डाली। तो जैसे ही मैं आपको बताऊं कि जैसे ही खिलजी वंश की चर्चा होती है साथियों, तो सीधे सीधे हम अगर व्हाइट बोर्ड पे आए, तो सबसे पहले जैसे खिलजी वंश की चर्चा करें, तो एक सेकंड, थोड़ा पेन की वो कर लो। हाँ, हो गया। तो साथियों खिलजी वंश खिलजी वंश में साथियों हमने आपको बताया था शुरुआत में, जब मैंने आपको करवाया था तो शुरुआत में आपको समझाया था कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अप्रोच हमारी ये थी कि सबसे पहले हम संस्थापक की चर्चा करें कि संस्थापक कौन था। संस्थापक, जब संस्थापक की साथियों चर्चा होगी तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी जलालुद्दीन खिलजी था। इसके बाद साथियों जैसी चर्चा होगी कि खिलजी कौन थे, तो खिलजी कह सकते हैं कि जैसे अगर खिलजियों के बारे में स्पेशल पूछा जाए तो ये मूलतः तुर्क थे तुर्क थे। और अगर कहना चाहो तो अफगानिस्तान के निवासी थे। अगर इनके पूर्वज अफगानिस्तानी थे ये भी कह सकते हो। तो पूर्वज अगर बोल सकते हैं तो पूर्वज अफगानिस्तान के निवासी थे ये भी। जैसे पूर्वज पूर्वज बोल सकते हैं तो अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान। तो ये साथियों आपको एक मैंने मोटा मोटा एक वो बता दिया कि इनको किस तरीके से अगर पूछे कि जो खिलजी थे उन पर चर्चा अगर कोई करे तो खिलजियों की आप ऐसे बता सकते हो। एक जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी की जब चर्चा होगी साथियों इसमें, तो ये तुर्क वाला मैंने बता दिया, बाकी पीपीटी में मैंने ऐड करवा दिए बाकी जो महत्वपूर्ण है उसने। जलालुद्दीन खिलजी से साथियों 3-4 पॉइंट आएंगे जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट अगर देखा जाए, तो अगर जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, पहला पॉइंट साथियों ये एक, सबसे पहला पॉइंट जैसे ही जिक्र होगा तो ये जलालुद्दीन खिलजी का आप देख सकते हो कि जलालुद्दीन खिलजी की चर्चा हुई तो ये सीधी मौला नामक एक फकीर को फांसी की सजा देगा या सूफी संत को फांसी की सजा देगा, या वो सॉरी फांसी की सजा नहीं, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देगा। ये इसके बताते हैं कि इसका जो जहां से आयोग प्रश्न उठाता है तो एक इस पॉइंट से उठाता है। उसके बाद जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी की चर्चा होगी तो उसके अलग अलग तरीके से उनकी जब पॉइंटों की चर्चा होगी तो आप देख सकते हो। दूसरा साथियों अगर मैं आपको बताऊं तो कह सकते हो कि जो खिलजी थे वो अफगानी रीति रिवाज, जब अफगान के इनके पूर्वज थे तो जो रीति रिवाज थी, जो रीत रिवाज या परंपराएं वो सब अफगानी चलेंगी। तो अफगानी परंपरा, अफगानी परंपरा परंपरा या रीति रिवाज या सब अफगानी चलेंगे। और जब अफगानी रीति रिवाज परंपरा चलेंगे तो आप सीधे कह सकते हो कि यह अफगान शासन था या अफगान साम्राज्य था। सीधे ये बोल सकते हो, खिलजियों का जैसे जिक्र होगा तो आप कह सकते हो कि ये अफगान शासन था। और दूसरा अगर जैसे एक पॉइंट और आता है खिलजियों की, अगर उनमें अगर आप देखो खिलजियों की जब चर्चा होती है
वैसे आयोग ने ये सब पॉइंट नहीं पूछे हैं, बस एक सीधी मौला मैं बता रहा हूँ, आयोग जो भी पॉइंट पूछेगा मैं आपको बता दूंगा। ये सब सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको समझाने के लिए साथियों मैं बता रहा हूँ। तो इस पे आप विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही अगर तुर्कों की जैसे चर्चा होगी तो आप देखोगे कि जो तुर्क, मैंने कल ही बताया था कि तुर्क थोड़ी बर्बर कह सकते हैं, बर्बर थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। तो ये सब उनको जानने के लिए, खिलजियों के लिए। बाकी तुर्क तो मैंने शुरुआत में कल की क्लास में समझाई है कि तुर्क के बारे में। सीधे हम जैसे हम पीपीटी पे आए साथियों, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी की जब चर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे साथियों, तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम आगे आएंगे तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि खिलजी वंश वाला साथियों मैंने चर्चा की। तो खिलजी वंश में आप देख पा रहे होंगे कि खिलजी मूलतः तुर्क थे, ये मैंने अभी आपको करवाया, लेकिन इनके पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए। पूर्वज अफगानिस्तान में जाकर के बस गए तो इनकी परंपराएं, रीति रिवाज सब अफगानी हो जाएंगी। तो इन्होंने अफगानी रीति रिवाज और संस्कृति को अपना लिया। जब अफगान में बस गए तो अपना लेंगे, एक स्वाभाविक सी बात है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया है। इतिहासकारों के अनुसार ये खिलजी क्रांति थी, क्रांति नहीं, सॉरी साथियों, ये क्रांति है। इस शब्द को थोड़ी कह सकते हैं मिस्टेक हुई है, तो क्रांति लिखना आप, क्रांति, खिलजी क्रांति थी। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखना, खिलजी क्रांति थी। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि खिलजी क्रांति थी। उसके बाद तुर्क श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को आघात लगा। तुर्क, अब तक तुर्क सबसे श्रेष्ठ थे, लेकिन इनके पूर्व अफगान में बस गए तो ये अफगान पर रीति रिवाज और परंपराओं से, तो फिर अफगान कहलाए बाद में। और जब अफगान कहलाएंगे तो जो तुर्क श्रेष्ठता अब तक चली आ रही थी कि तुर्क श्रेष्ठ हैं, तुर्कों का शासन चल रहा था, तुर्क आक्रमण के बाद जैसे तुर्क श्रेष्ठ, तो उस पर धक्का लगेगा। खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। जो शासक थे उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, अपने शासन का विस्तार किया। अब इसके बाद ही आप देखिए खिलजियों की चर्चा हुई। जलालुद्दीन के बाद उसका पुत्र या कह सकते हो भतीजा, सॉरी पुत्र नहीं भतीजा कह सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी, भतीजा और दामाद दोनों, अलाउद्दीन खिलजी। उसकी आप देखोगे कि उस इतना महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का जैसे शासक था कि उसे वो इतनी विजय करता है, उसके बाद उसे अभी जैसी चर्चा हुई तो और विस्तार से बताऊं, थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं एक उसके लिए कि आपकी समझ बनी रहे। उस समय जैसे ही टॉपिक आएगा अलाउद्दीन का तो उसमें भी साथियों में दोबारा जिक्र कर दूंगा, दोबारा उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होना ही है। लेकिन आप देखोगे कि वो दक्षिण की विजय करेगा, दक्षिण के लिए एक अलग से सेनानायक, तब आपको मलिक काफूर, जिसे 1000 दीनारी बोला जाता था, उसकी चर्चाएं होंगी। तो साथियों विस्तार से होंगी। आज खिलजी वंश की क्लास है तो खिलजी वंश पे विस्तार से चर्चा होंगी। तो आप देख पाओगे साथियों कि खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से पृथक किया, सांस्कृतिक योगदान दिया। ये सब साथियों खिलजी शासकों की आप कह सकते हो कि उपलब्धियों के बारे में जैसे बोलते हैं तो उपलब्धियां थी। दूसरे साथ देखोगे कि सबसे पहले आ जाता साथियों जलालुद्दीन खिलजी। अभी मैं आपका जिक्र कर रहा था, टाइम पीरियड इतना मायने नहीं रखता, टाइम पीरियड पूछता भी नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए मैंने टाइम पीरियड लिख दिया है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि आगाज क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल बन चुका है, टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है। आपको क्लासेस के नीचे लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और करवा दिया भी गया है, और उसमें आप सारी पीडीएफ क्लास की सब वहीं उपलब्ध हैं। तो आप जाकर वहां से अगर आप कुछ भी समझ में ना आए तो आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिए साथियों। तो जलालुद्दीन खिलजी साथियों सर्वप्रथम आपके 1 वर्ष तक किलोखरी को अपना केंद्र बनाया। किलोखरी को साथियों सर्वाधिक, अब जब सबसे पहले जब आया तो किलोखरी को अपना केंद्र बनाया। उसके बाद आप देखोगे कि इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया, इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद इसने मलिक छज्जू के विद्रोह को माफ कर दिया, जो बलबन का भतीजा था। तो अब साथियों आप बताओ कि जब एक तो बलबन के पुत्र या बलबन के उत्तराधिकारी को मारकर राजगद्दी हासिल करता है, शासक बनता है, और उसी के जब उसकी के जो भतीजा, बलबन का भतीजा, वो जब विद्रोह करता है तो उसे माफ कर देता है। तो ये साथियों सिर्फ इसलिए कि जो अमीर और जो उलेमा वर्ग था वो शासक के प्रति जितने भी वफादार थे वो मेरी ओर आ जाए। जब भतीजा उसका, जब उसे माफ कर देगा तो भतीजा उसका सपोर्टर हो जाएगा, जब उसके समर्थन में आ जाएगा तो साथियों आपको स्वाभाविक बात है कि जब जो विरोध कर रहा था, जो उस बलबन का वंशज जब विरोध कर रहा है, बलबन का भतीजा जब विरोध कर रहा है, वो अब उसके शासक के समर्थन में आ गया, तो बाकी जो अमीर उलेमा वर्ग जो बलबन का समर्थक था वो सब उसके समर्थन में आ जाएंगे, क्योंकि जब भतीजा ही जो शासक जिसके लिए लड़ रहे थे वही समर्थन में आ गया। तो साथियों उसने उसके विद्रोह को माफ कर
माफ कर दिया, जो बलबन का भतीजा था, जो छज्जू था, इसने सूफी संत सीदी मौला को मृत्युदंड दिया। तो इस पे साथियों आप 4 स्टार लगा लीजिए, ये कई बार पूछा गया है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। सीदी मौला को साथियों जब आप देखोगे, जब निजामुद्दीन औलिया की जब चर्चा होती है, तो निजामुद्दीन औलिया ने, जिन्हें आप कह सकते हो कि निजामुद्दीन औलिया की चर्चा होती, तो उन्हें सिद्ध बाबा जब बोला जाता था, तो उन्होंने सीदी मौला को समझाया। उन्होंने कहा कि शासकों से दूर रहो, राजनीति जो सूफी संतों के लिए नहीं है। लेकिन सीधी मौला नहीं माने, वो राज्य और उसमें हस्तक्षेप करने लगे। उसी से साथियों वो होकर कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से राजा दुष्ट कह सकते हो कि रुष्ट हुआ, या जैसे होता है ना, क्रोधित हुआ या रुष्ट हुआ उन पर किसी बात पे, और उनको अपने हाथी के नीचे या एक हाथी के पैरों तले साथियों कुचलवा दिया गया, तो मृत्युदंड दिया। इसने दीवाने वकूफ, जो व्यय विभाग है साथियों, व्यय विभाग, पैसे की व्यय और उसका देख रेख करने वाला व्यय विभाग अलग से इसने स्थापित किया। उसके बाद मंगोल नेता साथियों अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पराजित कर दिया। तो ये साथियों आप कह सकते हो कि मंगोल आक्रमण से अब तक तो बचा आ रहा था, लेकिन मंगोल आक्रमणों को एक बार फिर से लगातार बलबन के बाद आप देख पाओगे कि बलबन इल्तुतमिश ने जब लगातार मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उसे शरण नहीं दी। उसके बाद फिर जब लगातार शासक आते गए, बलबन आया, बलबन ने भी अपनी साम्राज्य जो लौह एवं रक्त की नीति, अब जैसे बोलते हैं कि रक्त की नीति, रक्त शुद्धिकरण की, सॉरी, रक्त शुद्धिकरण की नीति अपनाई। उसमें भी साथियों आपको मंगोल आक्रमण की जब जिक्र होंगे तो मंगोल आक्रमण को, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की आप इसे उपलब्धि भी कह सकते हो कि उसने मंगोल आक्रमण को, मंगोल राजा को या मंगोलों के आक्रमण को निष्क्रिय किया, या उन्हें मंगोलों को पराजित किया साथियों। उसके बाद जैसे ही हम बढ़ेंगे तो मंगोल नेता उलुग खां को दिल्ली में बस गया, जहां उसे मंगोलपुरी जहां बोला जाता है। वर्तमान में जो दिल्ली में मंगोलपुरी है, वो मंगोल नेता उलुग खां वहां बस गया था, इसलिए उसका नाम मंगोलपुरी पड़ा। ये स्पेशल मैंने इसीलिए लिखा है कि जो वर्तमान में जो मंगोलपुरी है, ब्रैकेट में मैंने मंगोलपुरी इसीलिए डाला है कि आपको ध्यान रहे कि जब दिल्ली में बस गया, हारने के बाद जो मंगोल नेता था एक उलुग खां, उसमें जो मंगोलों में, वो दिल्ली में बस गया। दिल्ली में कौन सी जगह बसा? मंगोलपुरी साइड मंगोलपुरी में बसा। और जब मंगोलपुरी में जहां वो बसा उसका नाम मंगोलपुरी डाल दिया गया, कि मंगोल है, मंगोलों का पुर है, तो मंगोलपुरी रख दिया गया। इन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता था, मंगोलों को साथियों नवीन मुसलमान बोला गया, क्योंकि पहले से जब मुसलमान वो थे। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, जानकारी की जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं आपको स्टार लगवा दूंगा, उनको विशेष ध्यान रखना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट डाले हैं। दिल्ली के ठग एवं चोरों को दावत दी एवं दिल्ली से बाहर भेज दिया। ये आपको लगेगा एक हास्यास्पद इसका कार्य जलालुद्दीन खिलजी का साथियों, कि दिल्ली के ठग और चोरों को इसने स्पेशल दावत में बुलाया, दावत दी, दावत देने के बाद अच्छी दावत, ये नहीं कि जैसे मूवियों में दिखाते हैं कि दावत में बुलाया और फिर पुलिस ने मार पीट के भगा, ऐसा कुछ नहीं किया। चोर और ठगों को स्पेशल दावत दी, दावत में बुलाया, मन जो जो इनका मन था वो सब कह सकते हो खाने के लिए भोज्य पदार्थ और वो सब दिए उसने, और उन्हें फिर दिल्ली से बाहर भेज दिया। ये एक तरीका, एक ऐसे आप हास्यास्पद काम कार्य कह सकते हो, क्योंकि अपराधी को जब तक दंड ना मिले, अपराधी बहुत ही कम ऐसे मिलेंगे जो अपराधी बिना दंड के सुधरा हो। तो अपराधी को दंड मिलना जरूरी है, इससे क्या है कि उसे और प्रोत्साहन मिलता है। तो एक अलग तरीका था, हालांकि ये भी तरीका अपनाना चाहिए कि अपराधियों को, हर कोई अपराधी जानबूझ के नहीं बनता, अपने मन से नहीं बनता, कुछ ही बनते हैं। कुछ मजबूरियां, परिस्थितियां भी अपराधी बना देती हैं लोगों को, तो उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा तरीका है कि इस तरीके से भी अपराधियों को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। आप कह सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी, जब यहां से जो एके एके जो चल रहा है ना, एके, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आपको लग रहा होगा कि सर एके एके क्या है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। तो ऐसा था कि लगातार पॉइंट डाल रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा शॉर्ट में भी, तो आप ध्यान रखना कि ये अलाउद्दीन, मैं आपको यहाँ पे अगर लिख दूं, आपको मैं लिख देता हूं, जैसे ही जिक्र होगा, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। और ये भी समझ में ना आ रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, एके अलाउद्दीन खिलजी।
तो ये साथियों आप ध्यान रखना कि एक एक मतलब थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिख दिया था अलाउद्दीन खिलजी। जब हम तुगलकों की बात करेंगे तो उसमें भी आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक में एमबीटी बोलूंगा, फिरोज शाह तुगलक को एफएसटी बोलूंगा। तो ये तो आपको एक आम हो गया होगा, ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा एक ही अलाउद्दीन खिलजी, तो वो थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया। ये एक पॉइंट साथियों इसलिए डाला मैंने कि एक पॉइंट जैसे प्रीवियस ईयर में देख रहा था तो प्रीवियस ईयर मुझे लगा कि यार ये पॉइंट होना चाहिए। तो अलाउद्दीन की बाकी स्पेशल अलाउद्दीन खिलजी की जो विजयों की जब चर्चा होगी, जो उनके आक्रमणों की, जो उनकी सेनाओं के कह सकते हैं कि सैन्य अभियानों की जब चर्चा होगी, तो स्पेशल मैंने अलग से दक्षिण भारत एक टॉपिक बनाकर एक हेडिंग डालकर दक्षिण भारत की विजय मलिक काफूर के द्वारा, तो वो सब मैंने करवाया है, इसी में मिल जाएंगी साथियों। उसके बाद आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। और हत्या क्या कब करेगा कि जलालुद्दीन खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी के माता पिता कह सकते हो कि माता पिता जब बचपन में ही एक्सपायर हो जाते हैं या बचपन में ही उनका देहावसान हो जाता है, तो जलालुद्दीन खिलजी उनकी उसका पालन पोषण करता है, उसे पालता है। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था साथियों अलाउद्दीन खिलजी। जब उसका पालन पोषण करेगा साथियों अलाउद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तो उसी से फिर अपनी बेटी पुत्री का विवाह करेगा, और पुत्री का विवाह करेगा तो उसका भतीजा और दामाद हो गया। विवाह करेगा तो फिर उसे गवर्नर बना देगा साथियों। जब उसे एक गवर्नर बनाकर उसके भेज देगा, तो ये उसे जलालुद्दीन खिलजी को वहां से जहां गवर्नर था तो दक्षिण अभियान पे जाएगा, दक्षिण अभियान से वापस आएगा तो फिर उसे मिलने के लिए बुलाएगा और धोखे से उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मार देगा, उसकी हत्या कर देगा और खुद को शासक, आप देखोगे कि खुद को शासक नियुक्त करेगा। और जब शासक घोषित करवाएगा तो तुरंत जो जलालुद्दीन खिलजी की जो पत्नी है वो अपने एक अल्पवयस्क पुत्र को वहां पर दिल्ली में राजगद्दी पर बिठा देगी। और जब जब ये इधर राजगद्दी की तरफ बढ़ेगा, तो अब यहां से ही जब जलालुद्दीन खिलजी की जब चर्चा हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि इसके बचपन का नाम अली गुसास, पालन पोषण जलालुद्दीन खिलजी जो इसका चाचा था मैंने अभी आपको बताया। ये कणा और मानिकपुर का सूबेदार था। दिल्ली में प्रवेश के समय इसने जनता को धर्माटा। अब इस पर मैं आपको बताऊं, जो अभी मैं आपको कहानी बताया था 2 मिनट की कहानी है, उसे अगर आप समझ गए तो ये अलाउद्दीन खिलजी आपकी समझ में आ जाएगा। अलाउद्दीन, मैंने अभी आपको समझाया कि अलाउद्दीन खिलजी के माता पिता बचपन में उनका देहावसान हो गया, तो इसका पालन पोषण इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने किया। पालन पोषण जब जलालुद्दीन खिलजी ने किया तो जब ये बड़ा हो गया तो इसे आप देखोगे कि इसी के साथ जब इसका भतीजा था तो भतीजे के साथ इसने जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया, तो ये भतीजा और दामाद दोनों हो गया जलालुद्दीन खिलजी का। जब भतीजा दामाद दोनों हो गया, तो जब दामाद हो गया तो उसने इसे कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार बनाया। और जब कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था जब अलाउद्दीन खिलजी, उस समय इसने एक दक्षिण अभियान किया। दक्षिण अभियान किया तो वहां से इसने धन दौलत लेके आया। दक्षिण में आप कह सकते हो दक्षिण में धन दौलत स्वर्ण चांदी शुरुआत से ही रहा है, तो आप देख पाओगे कि वहां से धन धान्य लूट पाट करके लेके आया। जब इतना पैसा इतना धन लेके आया तो उसने कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन को मिलने बुलाया कि सम्राट मिलने आपको उपहार देना है। जब इसके जो सम्राट है, जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी, वो जब मिलने जाता है तो उसका चुपचाप गले मिलते हुए उसके पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर देता है। और वही कड़ा मानिकपुर में ये अलाउद्दीन खिलजी खुद को शासक नियुक्त करवाता है या शासक घोषित करवाता है। जब वहां कड़ा मानिकपुर में ये शासक घोषित करवाता है, इधर दिल्ली में आप देखोगे कि जब जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी अपने पुत्र, अल्पवयस्क पुत्र या एक छोटे से पुत्र को वो राजगद्दी पर बिठा देती है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा देती है। तो अब यहीं से अलाउद्दीन की आप कह सकते हो कि जो कह सकते हैं कूटनीति और एक कुशल शासक की जो कह सकते हो कि जो कुशल शासक की जो आप कह सकते हो कि बुद्धि परीक्षण जो होता है, तो उस तरीके से आप देख पाओगे कि यहीं से फिर इसने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जब ये दिल्ली की ओर चला तो इसने जो धन दक्षिण से जीता था वो जनता में बांटना, सिक्के और धन पैसा आभूषण जनता में बांटना प्रारंभ कर दिया। जब जनता में पैसा बांटेगा तो जनता इसकी ओर झुकेगी। जब कोई शासक जनता को पैसे दे रहा है, धन बांट रहा है, तो वो उसकी तरफ स्वाभाविक है कि उसका झुकाव शासक की तरफ होगा। तो साथियों, जब
जन समूह का समर्थन मिल जाता है, मैं पहले दिन भी मैंने आपको बताया था कि जब जन समूह का समर्थन प्राप्त कर लेता है, उसके बाद आप ये जब दिल्ली की ओर बढ़ेगा तो इसके साथ जनता भी बढ़ेगी। जब जनता बढ़ेगी तो इतनी सेना और जनता इसका इतना समर्थन देखकर इसकी पत्नी, वो सॉरी जलालुद्दीन की पत्नी जो दिल्ली पे जो अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठाया था, वो और वो बेटा दोनों साथ मिलकर लाहौर की तरफ, या आप कह सकते हो कि सिंध की तरफ भाग जाते हैं, मुल्तान भाग जाते हैं। सीधी सीधी आपको पर्टिकुलर जगह बताऊं तो मुल्तान की ओर ये भाग जाते हैं। वहां जाकर जब वहां पहुंचकर अलाउद्दीन खुद को सम्राट दिल्ली में घोषित करेगा। तो ये आपको एक मैंने समझाने के लिए एक कहानी अलाउद्दीन खिलजी की। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के सुधार आप देखोगे कि अलग अलग तरीके से आपको बाजार नियंत्रण की बात होगी, या आप आर्थिक सुधार भी होंगे। उसके बाद अभियान होंगे, या पहले सबसे पहले तो अभियानों की चर्चा होगी। अभियानों में आप देखोगे कि गुजरात से एक इसका ये अलाउद्दीन खिलजी का मंत्री गुजरात से एक कह सकते हैं किन्नर मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदेगा, जिसे 1000 दीनारी बोला जाता है। और मलिक काफूर को खरीदने के बाद आप देखोगे कि पूरी दक्षिण की विजय, जितनी भी दक्षिण भारत की जितनी भी विजय हैं, वो सब मलिक काफूर करता है साथियों। और एक बार नहीं, उसे कई कई बार अभियान करने होते हैं, कई कई बार हरा हरा के आता है। तो वो एक कह सकते हो मलिक काफूर एक इतना बड़ा योद्धा था। अब योद्धा, कुशल, आप कह सकते हो कुशल नेतृत्व करता, कुशल कूटनीतिज्ञ भी बोल सकते हो। तो उसे 1000 दीनार इसीलिए बोला जाता। तो ये आपको एक मैंने मोटा मोटा एक इंट्रो वाला वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जैसे ही पीपीटी में जो भी महत्वपूर्ण आएंगे मैं आपको बता दूंगा। दिल्ली में प्रवेश के समय जनता को धन बांटा, ये मैंने आपको समझाई दिया साथियों। इसके आगे जैसे ही बने तो इसके 2 सपने थे, जो सपने बोल सकते हैं या 2 लक्ष्य बोल सकते हैं। एक तो विश्व विजय का लक्ष्य था, जो सिकंदर सानी में नजर आता है इसके में, और एक नया धर्म एक बनाने का लक्ष्य था। दोनों में से आपको देखोगे कि कोई भी पूरा नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन जो उसके सपने थे, ये एक अलग से जैसे बोला जाता है सिकंदर सानी में उस तरीके से कि विश्व विजय का एक लक्ष्य था उसका, दूसरा नया धर्म का लक्ष्य था। काजी मुंगीस या मुंगीसुद्दीन, ये एक नाम साथियों आता है कि साथ उसका संवाद काफी प्रसिद्ध है। तो ये एक बार पूछा गया पॉइंट, ध्यान रखना। तो इसमें मैं डबल स्टार साथियों लगा देता हूं। तो डबल स्टार लगे हुए हैं, आप मतलब थोड़ा ध्यान रखना, एक नजर रखना। पूछ सकता है, एक बार पूछा गया तो पूछ भी सकता है प्रीवियस ईयर में साथियों। इसके समय कुछ विद्रोह हुए। सबसे पहला विद्रोह साथियों आप देखो कि नवीन मुसलमानों का विद्रोह हुआ। दूसरा विद्रोह पूछ लेता साथियों, जोड़े मिलाओ में विद्रोह पूछता है, तो आप ध्यान रखना। दूसरा साथियों मंगू खां का विद्रोह हुआ। तीसरा अख्त खां का विद्रोह हुआ। चौथा हाजी मौला का विद्रोह। तो साथियों इसमें से 2 महत्वपूर्ण है, मंगू खां और हाजी मौला। ये दोनों आप ध्यान रखना, इन पर 2-2 स्टार, 2 नहीं 3 स्टार लगा देता हूं मैं साथियों, ट्रिपल स्टार। तो आप ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखना। क्योंकि विद्रोह क्या है कि जोड़े मिलाओ में पूछ लेता है, वैसे तो नहीं पूछेगा। ऐसे तो पूछे तो 1-2 बार जोड़े मिलाओ में पूछे, तो आप इन पे ध्यान रखना, विद्रोह पूछता है। विद्रोह रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने फिर वही आ गया, एक अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सुधार किए। मैंने अभी आपको बताया था कि सुधार किए। उन सुधारों को अगर आप देखोगे तो उन सुधारों से साथियों प्रश्न पूछता है। तो ये महत्वपूर्ण है साथियों। इन सुधारों पे आप 4 स्टार लगा लीजिए, 4 स्टार। तो आप ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना, ध्यान भी नहीं रखना, विशेष ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहला सुधार आप कह सकते हो कि अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया। शराब की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगाया साथियों। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि अमीरों में वैवाहिक संबंध खिलजी की अनुमति से ही संभव थे, ये भी साथी सुधार किया। गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया। ये साथियों अलाउद्दीन खिलजी के सुधार आपको नजर आएंगे। ये अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों की जब चर्चा होगी तो ये सुधार रहे। और ऐसे ही जब सुधारों की चर्चा होगी तो अभी जैसे इससे आगे जब चर्चा होगी तो मैं मुगल काल के समय ही साथियों करवाऊंगा आपको। तो उस समय एक शेरशाह सूरी के सुधार नजर आएंगे, तो उसमें आप अलग ही तरीके के बाजार नियंत्रण और ये सब खतरनाक जो आर्थिक सुधार नजर आएंगे वो अलग ही तरीके के, ये आप देख पाओगे कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधार थे। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि अब अभियान, मैंने बताया था ना कि अभियान में अलग से करवाऊंगा। तो सबसे पहला आपको मिलेगा कि ये गुजरात का अभियान, और इसी गुजरात अभियान से साथियों दक्षिण विजय का, कह सकते हो कि दक्षिण विजय का जो एक तुर्क का इक्का बोल सकते हो अलाउद्दीन खिलजी के लिए, या एक कह सकते हो कुशल नेतृत्वकर्ता बोल सकते हैं, एक कुशल योद्धा, उसे साथियों यहाँ पे गुजरात अभियान से मिलेगा। तो उसने 1299 में गुजरात अभियान किया। यहाँ का शासक कर्ण बघेल था, या कर्णदेव भी बोलते हैं, कर्ण बघेल भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना,
कर्ण बघेल पराजित हुआ। कर्ण बघेल एवं देवल रानी जो उसकी पुत्री थी देवगिरी चले गए। देवगिरी में साथियों इन्होंने गुजरात के शासकों ने अपनी पुत्री के साथ शरण लेता है। जब देवगिरी पर भी आक्रमण करेगा साथियों मलिक काफूर, इससे आगे ही दे रखा होगा। कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर दिया। कर्ण बघेल या कर्ण देव की पत्नी ने कमला देवी है उसने अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया, क्योंकि वो अपनी पुत्री के साथ भाग गया या वहां जाके शरण ले ली, लेकिन पत्नी वहीं रह गई तो पत्नी से उसने विवाह कर लिया। उसके बाद साथियों आपको लगेगा कि 1299 में जैसलमेर का अभियान करेगा, 1301 में रणथंभौर का करेगा। तो साथियों जो महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, रणथंभौर ध्यान रखना। 1303 में चित्तौड़ का करेगा, चित्तौड़ भी ध्यान रखना। 1305 में साथियों मालवा का अभियान करेगा। 1308 में सिवाड़ का अभियान करेगा। 1311 में जालौर का अभियान करेगा। तो इनमें साथियों दो का ही ध्यान रखना है। दो भी जब पूछता है जब जोड़े मिलाओ में तो आप संग भी ध्यान रखना कि 1303 और 1301। 1301 में रणथंभौर है, 1303 में साथियों चित्तौड़ है। इससे आगे जैसे अभियानों में प्रारंभ करेंगे तो अभियानों में आप देख पाओगे साथियों कि दक्षिण भारत के अभियान। अब ये जो दक्षिण भारत का जो अभियान है ये आपको मैं बता रहा हूं, सीधे सीधे आप ध्यान रखना। ये दे रखा है वैसे तो, ये मलिक काफूर नाम दे रखा है, मैं यही लिखने वाला था, तो इस पे ध्यान रखना कि मलिक काफूर दक्षिण भारत का अभियान। और मलिक काफूर को कब खरीदा ये अभी मेरा रह गया, तो मैं अभी आपको बता दूं कि मैं आपको सबसे पहले जब गुजरात अभियान जब आया था, इस गुजरात अभियान से ही साथियों यहीं से मलिक काफूर को खरीदेगा। मलिक काफूर को खरीदेगा गुजरात से ही, गुजरात से मलिक काफूर को खरीदेगा और 1000 दीनार में खरीदेगा। 1000 दीनार, 1000 दीनार में आप कह सकते हो दीनार में, इसीलिए इसे 1000 दीनार ही बोला गया। तो आगे सीधे हम पहुंचते साथी पॉइंट पे। तो दक्षिण भारत के अभियानों में आप देखोगे दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। मलिक काफूर को ये 1000 दीनारी मैंने भी आपको बताया था, ध्यान रखना कई बार पूछा गया 1000 दीनारी किसे बोला गया, तो 1000 दीनारी, 1000 दीनारी बोला जाता था साथियों मलिक काफूर को। तो ये भी आप ध्यान रखना, कई बार पूछा गया, कई बार यही पूछता है कि दक्षिण भारत के अभियान किसने किया या 1000 दीनारी किसे बोला जाता है। और सीधे आपको फिर कोहिनूर हीरे के बारे में पूछेगा तो राय रामचंद्र देव जब चर्चा होगी मैं आपको बताऊंगा, वो आप कह सकते हो कि इसे कोहिनूर हीरा प्राप्त करेगा मलिक काफूर। तो ये साथियों सबसे पहले जो 3 मैं आपको बताऊं, दक्षिण भारत की जब चर्चा होगी तो मैं आपको बता दूं 1000 दीनार ये सब आपने नोट कर लिए होंगे। जैसे ही दक्षिण भारत की जब चर्चा होगी तो आप कह सकते हो यहां पे, तो यहां 3 राज्य की चर्चा होती है, 4 राज्य, देवगिरी, वारंगल, मदुरई और द्वार समुद्र। मदुरई में साथियों पांड्य शासन था और द्वार समुद्र में साथियों बीरबल देव होयसल वंश का शासक था। देवगिरी में यादव वंश का राय रामचंद्र देव था। उसके बाद वारंगल में प्रताप रुद्र देव साथियों काकतीय शासक था। तो इस पर ध्यान रखना। इसकी बात जैसे ही हम करेंगे तो राय रामचंद्र देव सबसे पहले जब आएगा उधर से तो राय रामचंद्र देव को जीतेगा, उसके बाद फिर प्रताप रुद्रदेव को जीतेगा, फिर वीर बल्लाल देव को, अंत में साथियों मदुरई पर आक्रमण करेगा ये वीर पांड्य, जहां का शासक सुंदर पांड्य था पांड्य वंश का, उस पर साथियों आक्रमण करेगा। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो उससे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये शासन करेगा तो आप देखोगे कि शुरुआत में ये राजाओं पर विजय प्राप्त करेगा, फिर उन्हें आप कह सकते हो कि उनसे धन लेकर उन्हें एक सम्मान देगा, उनके साथ मतलब वो बेइज्जती वाला और वो सब काम नहीं करेगा, जैसा ना कि थोड़ी अपमान करना, तो अपमान नहीं करेगा, उनका पराजित करने के बाद भी सम्मान, तो सम्मान उनका सम्मान किया जाएगा। उससे आप देखोगे कि राय रामचंद्र देव जो देवगिरी का जो शासक है वो इतना खुश हो जाएगा कि उसके बाद फिर उसका विरोध ही नहीं करेगा साथियों कभी भी। तो आप कह सकते हो जो प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। कोहिनूर हीरा साथियों कई बार पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगाना है कि किस शासक ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया, तो प्रताप रुद्रदेव ने दिया, तो इसका ध्यान रखना। मदुरई अभियान सबसे सफल अभियान था, लूट सर्वाधिक मिली। और जब मदुरई अभियान किया साथियों तो इन्होंने मदुरई अभियान में आप देखोगे कि मदुरई को जीतने के बाद पूरी मदुरई में इन्होंने लूटपाट की, सब मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों में लूटपाट की, जितना धन था सर्वाधिक धन
आज तक के ये कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण भारत के अभियानों में सर्वाधिक धन साथियों मलिक काफूर को मदुरई अभियान से प्राप्त हुआ। ये पांड्य शासक से, आप कह सकते पांड्य साम्राज्य से या पांड्य राज्य से। वहां उसने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटा, वहां से धन दान लेकर, सर्वाधिक धन लेकर साथियों ये वापस आएगा। वीर पांडे ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन पांड्य शासकों के जो शासक था वीर पांडे, उसने साथियों अधीनता स्वीकार नहीं की। उसमें साथियों अब ये सैनिक अभियान के बाद सैनिक सुधार आ गए। सैनिक सुधारों में आप देखोगे खिलजी ने नियमित सेना का गठन किया एवं उन्हें वेतन देना आरंभ कर दिया। खुम्स में उनकी हिस्सेदारी होती थी साथियों। और खुम्स में आपको समझाऊं, खुम्स एक कह सकते हो कि लूटा हुआ कर था, या लूटा हुआ जो धन था उसमें खुम्स होता था, उसे खुम्स बोला जाता था। खुम्स में उनकी हिस्सेदारी होती थी। खुम्स साथियों, ये अगर मैं खुम्स आपको समझाऊं तो पहले ये थोड़ा पहले 80% में 20% सेना का था, पहले 80, और बाद में आप कह सकते हो पहले 20% सुल्तान का था, बाद में 80% सुल्तान का हो गया। तो इस पे साथियों ध्यान रखना, एक थोड़ा मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि पहले जब खुम्स होता था तो 80% सेना का होता था, 20% उसका होता था सुल्तान का, लेकिन बाद में 20% सेना का हो गया और 80% साथियों सुल्तान का होने लग गया। तो इस पे आप ध्यान रखना। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इसने सैनिकों का हुलिया लिखवाना आरंभ किया। ये साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे ध्यान रखना। इस पे 4 स्टार में लगा रहा हूं। इस पूछ लेता है, कई बार पूछा गया कि सैनिकों का हुलिया लिखना किस शासक ने प्रारंभ किया। आप कह सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रारंभ हुआ। इसने घोड़ों को दागने का, सैनिकों को हुलिया और घोड़ों को दागने, ये दोनों पॉइंट साथियों एक साथ पूछे जाते हैं, तो इस पे 4 स्टार लगाए रखना। दोनों, घोड़ों को दागना और सैनिकों को हुलिया लिखना, ये आप कह सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। अब आ जाते हैं साथियों अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार। इसने भूमि की पैमाइश करवाई, जिसे मसाहत कहा गया साथियों। तो सीधे सीधे आप ध्यान रखना, भूमि की पैमाइश किसने करवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई। इसने भू राजस्व दर को बढ़ाकर 50% कर दिया। भू राजस्व बढ़ाकर साथियों 50% किया। तो ये भी पॉइंट है, आप ध्यान रखना, ये फैक्ट है, तो इन पे आप साथियों विशेष ध्यान रखना। इसके बाद आप देखोगे कि इसने एक विभाग की स्थापना की, दीवाने मुस्तकराज। तो दीवाने मुस्तकराज साथियों राजस्व विभाग था। अब ध्यान रखना, राजस्व विभाग था। यह बकाया भू राजस्व कर वसूलता था। जो दीवाने मुस्तकराज था वो राजस्व विभाग था, वो बकाया भू राजस्व कर वसूलता था साथियों। तो इस पे आप ध्यान रखना। इसने 2 नए कर लगाए, एक चरी कर और एक घरी कर। तो साथियों चरी कर का मतलब कि चारागाह, आप कह सकते हो कि चारागाह पर कर, चारागाह, चारागाह पर कर। और दूसरा साथियों घरी कर मतलब घर, घर पर कर, घर पर कर, या कह सकते हो ग्रह पर कर, ग्रह पर कर। तो आप कह सकते हो हाउस टैक्स, हाउस टैक्स जैसे ग्रह कर जो होता है ना, तो हाउस टैक्स अगर आप करें अंग्रेजी में आपको समझाऊं तो हाउस टैक्स कह सकते हो। घरी कर, चरी कर, चारागाह पर कर, जो पशु चरने जिस चारागाहों में जाते थे उनमें चारागाह पर कर साथियों इसने लगाए। इसके बाद साथियों बाजार सुधारों की जब चर्चा करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो आप देखोगे कि वस्तुओं के दाम नियंत्रित किए, सभी व्यापारियों को बदायूं द्वार के पास स्थापित किया। बदायूं द्वार साथियों एक बाजार का कह सकते हैं कि द्वार था, उसे बदायूं द्वार बोला जाता था। तो उसके पास सभी व्यापारियों को स्थापित किया। बाजार को 3 भागों में साथियों विभाजित किया। सबसे पहले सराय अदल, सराय अदल, दूसरा साथियों मंडी, तीसरा दासों व जानवरों का बाजार। तो साथियों ये आप ध्यान रखना, ये कई बार पूछता है। तो अब तो वैसे भी मुगल साम्राज्य जब एनसीईआरटी से हटा दिया गया तो इस पे विशेष ध्यान रहेगा, तो इसको ध्यान रखना। इससे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे साथियों, तो आप देखोगे कि बाजार सुधार हेतु विभाग की स्थापना की, दीवाने रियासत। इसे आप कह सकते हो कि बाजार नियंत्रण बोल सकते हो, बाजार नियंत्रण विभाग। यह व्यापारियों का पंजीकरण करता था, तो बाजार पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखता था। दीवाने रियासत, ये कई बार पूछा गया, इसमें आप साथियों 4 स्टार लगा लीजिए। ये जोड़े मिलाओ में पूछता है, वैसे ही फैक्चुअल पूछ लेता साथियों 4 विकल्प देकर। तो आप ध्यान रखना दीवाने रियासत। उसके बाद आप देखो सहनाई मंडी, पुलिस अधिकारी साथियों होता था, उसे सहनाई मंडी बोला जाता था। बरीद मुनियान गुप्तचर होता था साथियों, गुप्तचर। परवाना नवीस, आप ये ध्यान रखना साथियों, ये परवाना नवीस ये महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था साथियों। ये लाइसेंस देने वाला एक अधिकारी होता था परवाना नवीस।
बरीद मुनियान साथियों गुप्तचर होते थे। एक बरीद अलग है साथियों, बरीद और मुनियान ये दोनों अलग अलग हैं। बरीद भी गुप्तचर थे, मुनियान भी गुप्तचर थे साथियों। सहनाए मंडी साथियों एक पुलिस अधिकारी था जो बाजार पर नियंत्रण रखता था, बाजार में कोई कुछ न हो उसकी कानून व्यवस्था साथियों सहनाए मंडी संभालता था। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे साथियों तो अब चर्चा होगी कि कहां से आप कह सकते हो कि जो अलाउद्दीन के बारे में जानकारी मिली है उसके स्रोत कहां से। तो ये क्या है कई बार पूछ लेता, बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं सबकी एक लिस्ट दूंगा, लेकिन फिर भी जो जो महत्वपूर्ण चीज जिस टॉपिक में लगी मुझे तो वो सब साथियों मैंने करवा दी है। तो जो जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने इसमें लिखवा दी है, बाकी मैं एक लिस्ट दूंगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही टॉपिक होगा तो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा मिडिवल और एंशिएंट दोनों का मिक्स करके। जब एक क्लास लूंगा 20 मिनट की मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा तो उसमें सीधी लिस्ट होगी कि किस बुक का राइटर कौन है, और वही सिर्फ वही महत्वपूर्ण बुकें करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं साथियों। तो उन पे आप ध्यान रखना, वो पूछता है जोड़े मिलाओ में। अमीर खुसरो की जो बुक है खजानुल फतूह, इससे साथियों जानकारी मिलती है अलाउद्दीन के बारे में। जियाउद्दीन बरनी की साथियों तारीख फिरोजशाही, इससे साथियों पता चलता है। इब्न बतूता की रहला से भी साथियों पता चलता है बाजार नियंत्रण के बारे में। अबू बकर इसामी की साथियों फतूह सलातीन से साथियों पता चलता है। तो ये इन बुकों पर साथियों ध्यान रखना। इसके बाद जैसे हम बढ़े तो दूसरी एक आती है साथियों जफर खान की आती है, मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। ये जैसे चार खानों की चर्चा हो, मैंने अलग अलग साथियों को कर दिया है कि जैसे ही चर्चा होती है तो जब स्रोतों के बारे में चर्चा होती है स्रोत भी पूछ लेता है। एक सेकंड साथियों थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं हम। तो साथियों जब चर्चा होती है तो मैंने आपको बताया था कि कुछ बुकें जब पूछ लेता है कि बुकों के बारे में जब पूछता है तो बुकों की चर्चा होती है। उसके बाद जैसे पूछ लेता है कि चार खान है इसमें, जो अलाउद्दीन के समय में जो चार खान है आप कह सकते हो, या कह सकते हो खिलजी वंश में भी चार खान है। चार खानों की जरूरत है। सबसे पहला साथियों जफर खान, इसके बारे में कई बार पूछा गया तो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, इसमें साथियों ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। दूसरा है नुसरत खान, रणथंबोर अभियान में मारा गया। ये साथियों अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन मैंने इसमें ऐड करवा दिया है कि बाई चांस पूछ ले। दूसरा साथियों उलूग खान है। चौथा अलफ खान है। तो साथियों उलूग खान पूछा जाएगा कि उलूग खान किस समय का है, तो आप सीधी सीधी ध्यान रखना कि ये अलाउद्दीन के समय का है। इससे आगे जैसे हम बढ़े तो अन्य प्रसिद्ध सेनापति। अब जैसे अन्य प्रसिद्ध सेनापति मैंने अलग से इसलिए टॉपिक बनाया कि मलिक काफूर की चर्चा होती है। मलिक काफूर के बाद जब सबसे पहला मैंने कहा था गाजी मलिक की चर्चा होती है। मलिक काफूर इसमें हो ही गया, मलिक काफूर की चर्चा होती है। और ये जो इस तरीके से और एक और सेनापति है इसके बाद जैसी चर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि गाजी मलिक, इसने मंगोलों में कई बार पराजित किया। तो ये साथियों ध्यान रखना, गाजी मलिक मंगोलों को पराजित करने वाला सेनापति कौन था? गाजी मलिक। मलिक काफूर यह गुजरात का हिंदू था, यह किन्नर था साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि किन्नर था। गुजरात अभियान के समय नुसरत खान के नुसरत खान ने इसे भड़ौच बंदरगाह से 1000 दिनार, मैंने बताया था गुजरात अभियान के समय, भड़ौच बंदरगाह से 1000 दिनार में खरीदा, इसीलिए इसे 1000 दिनारी बोला गया। मैंने कई बार साथियों आपको बताया कि 1000 दिनारी बोला जाता था इसे। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन एक के साथियों अब समझ में आ रहा होगा आपको, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी आप कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्रों खिज्र खां की सादी खिज्र खां और सादी खां, ये सादी खां है, सादी खां, एक खिज्र खां है, एक सादी खां की हत्या करवा दी एवं मुबारक खिलजी को जेल में डाल दिया साथियों। तो आप ध्यान साथियों इस पॉइंट, मैंने ये पॉइंट आपको थोड़ा जानकारी के लिए बताया है, अभी तक ऐसे पूछा नहीं गया, पूछ भी सकता है, ये इसीलिए डाला साथियों। आप सोच सकते हो कि मलिक काफूर पर अलाउद्दीन का कितना भरोसा था या कितना भरोसेमंद उसका सेनापति था कि उसके कहने पर उसने स्वयं के पुत्र अलाउद्दीन ने अपने पुत्रों खिज्र खां और सादी खां को मृत्युदंड दे दिया या मरवा दिया। उसने अपने पुत्रों को मरवा दी, उनकी हत्या करवा दी और मुबारक खिलजी को साथियों जेल में डाल दिया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण साथियों अलाउद्दीन के समय में हुए, ये कई बार पूछा गया है, इस पे 4 स्टार लगा लीजिए साथियों।
तो इस पर 4 स्टार लगा लीजिए, ये कई बार पूछा गया तो इसका ध्यान रखना। इसके बाद साथियों, इसके बाद जो शासक आता है वो है सियाउद्दीन उमर, 1316 में साथियों आया। 1316 में जो चर्चा होती है तो इसका संरक्षक मलिक काफूर था। ये आप ध्यान रखना, मलिक काफूर इसका संरक्षक था। मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी। जो मुबारक खिलजी को साथियों उसने जेल में डलवाया था अलाउद्दीन से बोलकर, उसी मुबारक खिलजी ने साथियों मलिक काफूर की हत्या करवा दी। बाद में जब आप कह सकते हो कि जब उम्र ढल जाती है तो एक उम्र पर आकर संरक्षक मलिक काफूर बना सियाउद्दीन उमर का। उसके बाद मुबारक खिलजी उसकी हत्या करवा देगा साथियों। और जब मुबारक खिलजी इसकी हत्या करवा देगा, इसके बाद आप देखोगे साथियों, इससे नेक्स्ट जैसे ही हम बढ़ेंगे आप देखोगे कि मुबारक खिलजी आता है, शासन पर बैठता है। मुबारक खिलजी जब 1316 से 20 में रहा था तो ये एक शराबी था, ध्यान रखना शराबी था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, इसने स्वयं को खलीफा घोषित करता है ये साथियों। अभी तक साथियों खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करते थे, खुतबा पढ़ पाते थे, लेकिन मुबारक खिलजी खुद शराबी था और खुद को खलीफा घोषित करेगा साथियों ये। और इसके आगे का आप देखोगे तो इसने निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन स्वीकार किया। ये एक अच्छा कार्य था इसका कि निजामुद्दीन औलिया का अभिवादन स्वीकार करेगा। यह महिलाओं के कपड़े पहनता था। लोग एक और महारत हासिल हो गई इसे कि ये महिलाओं के कपड़े एक तो झूम बराबर झूम, शराबी था, झूमता रहता था। उसके बाद आप देखोगे कि स्वयं को खलीफा घोषित किया। दूसरा महिलाओं के कपड़े पहनता था। तो आप सोच सकते हो कि किस एक शासक की जब सोच इस स्तर की हो कि वो महिलाओं के कपड़े पहनकर घूमे। हालांकि इसमें दोहराई नहीं है, कपड़े एक किसी आप कह सकते हो कि लिंग भेद नहीं होना चाहिए, एक समानता रहनी चाहिए। लेकिन आप सोच सकते हो कि एक शासक जब चाणक्य कहता है अपने उसमें कि शासक को शासक होने के लिए उसके गुण होना आवश्यक होते हैं। अब गुण क्या है? तो वो यही है कि शासक को देखकर पूरी प्रजा उसे फॉलो करती है। अब जो शासक खुद शराबी होगा, झूम बराबर झूम होगा, महिलाओं के कपड़े पहनेगा, खुद को खलीफा घोषित करेगा, इतने उल्टे सीधे कार्य करेगा, तो जनता के सामने उसका इंप्रेशन बोल दो या उससे आप कह सकते हो कि उसको फॉलो करने वाले जो फॉलोअर्स हैं उनका क्या जवाब होगा। भाई जनता शासक को फॉलो करती है। अब वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उन्हें देखकर जो फॉलोअर्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष आप कह सकते हो, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति हैं। उनके बाद जब प्रधानमंत्री जी हैं तो वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक से कह सकते हो कि जो प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो जब उन्हें देखकर उन्हें फॉलो करते हैं, अगर वही करने लग जाए कि झूम बराबर झूम और ये सब करने लग जाए तो जनता क्या करेगी? जनता वही करेगी ना। तो एक शासक को आप कह सकते हो, शासक को देखकर उसकी फॉलोअर्स या उसकी प्रजा उसके पीछे चलती है शासक के, उसे देखकर उससे प्रभावित होती है, उससे कुछ सीखती है, सीखने को मिलती है। अब शासक ही ऐसा हो जाएगा तो उससे आप साथियों अंदाजा लगा सकते हो कि किस स्तर का आप कह सकते हो सोच होगी या किस स्तर पर पहुंचेगी। उसके बाद आप देखोगे कि खुसरो ने इसकी हत्या कर दी, और जब इसकी हत्या कर देगा तो इससे आप देख पाओगे कि खुसरो शाह गद्दी पर बैठेगा। और जब खुसरो शाह गद्दी पर बैठेगा तो ये भारतीय मुसलमान था। ये एक पॉइंट है साथियों, वैसे पूछता नहीं है कि खुसरो शाह भारतीय मुसलमान था कि कौन सा था, तो आप ध्यान रखना जैसी चर्चा होगी तो आप कह सकते हो कि खुसरो शाह एक भारतीय मुसलमान था। ये पूछा नहीं गया अभी तक, और ना ही ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय मुसलमान था कि गैर भारतीय था। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया, तो चलो ये ठीक है, उससे तो अच्छा ही है कि खलीफा नहीं किया। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। इसके विरोधियों ने इस्लाम खतरे में है कि नारे लगाई। इसका साथियों ये थोड़ा उदारवादी कह सकते हैं, या पैगंबर का सेनापति घोषित किया, उदारवादी था। इसके जो विरोधी थे उन्होंने इस्लाम खतरे में है कि नारे लगाए। इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंके भेंट किए। और निजामुद्दीन औलिया की जब चर्चा होगी साथियों तो इससे अगला ही आप कह सकते हो कि अगला ही वंश तुगलक है, जिसमें आप देखोगे कि जब तुगलकों की चर्चा होगी तो निजामुद्दीन औलिया से एक तुगलक, तो तभी निजामुद्दीन औलिया तुगलक शासक के बारे में बोलेंगे। सॉरी, दिल्ली अभी दूर है, तो वो दिल्ली नहीं पहुंच पाता और पहले ही निपट लेता है आप कह सकते हैं। और निपट लेता मतलब कि उसका देहांत हो जाता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया एक संत कह सकते हैं कि एक सूफी संत थे, सिद्ध बाबा जिन्हें बोला जाता है। योग में उन्होंने एक स्तर इस तरीके से प्राप्त कर रखा था कि उन्हें सिद्ध बाबा बोला जाता था। तो इसने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंके भेंट किए। गाजी मलिक ने तुर्कों की सहायता
से इसकी हत्या कर दी। उसके बाद गाजी मलिक इसकी तुर्कों की सहायता से हत्या कर देगा और उसके बाद आप देखोगे कि तुगलक वंश की स्थापना करेगा। और तुगलक वंश की स्थापना होगी तो साथियों आज की क्लास को फिर यहीं विराम देते हैं, छोटी क्लास ही रहने देते हैं। तो कल की क्लास में फिर साथियों करेंगे तुगलक वंश। तो कोई मित्र या कोई साथी या कोई विद्यार्थी अगर चैनल पर नया आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर वेयर भी करते रहा करो यार। शेयर वेयर करो जिसे आवश्यकता हो किसी विद्यार्थी को वहां तक पहुंचे, पूरी क्लासेस वहां तक पहुंचे, जिससे कि उसकी आर की तैयारी में एक और अच्छा, आप कह सकते हो कि एक अलग सी बोल सकते हो कि एक अलग से मदद हो सके उसकी। तो साथियों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल आपसे। जय हिंद, राधे राधे।